नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। चलिए प्रसन्नता के साथ आज हम पढ़ेंगे घातांक। घातांक भैया, घातांक होती क्या है? तो हम गुणे से तो परिचय है, इससे ही संबंधित है। एक ही संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा किया जाए। देखिए, जैसे 10 है, 10 का गुणा 10 में किया, फिर 10 में किया तो क्या हल आया? 10 धाम 100, 100 धाम 1000। अब इसी को हम दूसरे रूप में व्यक्त करें, जैसे 10 का गुणा कितनी बार हुआ है 10 में? 1, 2, 3। तो इसको ऐसा लिख सकते 10 की घात 3। यही तो है हमारा घातांक, 10 की घात 3। जो इसे हम कहेंगे आधार यानी बेस, और इसे कहेंगे घातांक या इंडेक्स। ऐसे ही 2 का गुणा 2 में, फिर 2 में, फिर 2 में, कुल मिला के 2 का गुणा 2 में कितनी बार किया है? 4 बार, यानी 2 की घात 4। इसे इस प्रकार से हम लिखेंगे, जहां पर 2 बेस है यानी आधार है, और 4 क्या है? घातांक है। और इसे प्रदर्शित करना चाहे तो जैसे P गुणित P गुणित P गुणित P गुणित P। P का P में कितनी बार गुणा है? 5 बार, तो P की घात हो जाएगी 5। यही है हमारा घातांक। अब इसकी संक्रियाएं हम सीखते हैं। कुछ परिमेय संख्याओं का भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2/3 गुणित 2/3 गुणित 2/3। यहाँ 2/3 का 2/3 में कितनी बार गुणा है? 3 बार, यानी 2/3। इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी? 3। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2/3 पूरे की घात 3 है, यानी यह 3 घात इस 2 की भी है और 3 की भी है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 की घात 3। जैसे P/Q गुणित P/Q गुणित P/Q गुणित P/Q। इस प्रकार लिख सकते हैं P/Q की होल घात यानी पूरे की घात कितनी हो जाएगी? 4। या ऐसे लिख सकते हैं P की घात 4/Q की घात 4। ये हो गया हमारा परिमेय संख्याओं में घातांक लिखने का तरीका। चलिए यहां पर एक प्रश्न है, 4/5 की घात है 3। इसका मान निकालना है। 4/5 की घात 3, यानी इसे लिख सकते हैं 4 की घात 3 बटे 5 की घात 3, क्योंकि ये 4/3 की घात 3, यानी यह घात इसकी भी है और इसकी भी है, यानी 4 की घात 3 यानी 4 गुणित 4 गुणित 4, और 5 की घात 3 यानी 5 गुणित 5 गुणित 5। बस इसे हल कर लीजिए। 4 चौक 16 और 16 चौक 64 बटे 55 25 और 25 पंजे 125। ये हल हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, ऋण वाली संख्या ले लेते। ऋण 3/5 की होल घात 5। ऋण 3/5 की घात है 5, यानी इस ऋण 3 की भी घात 5 हो गई, और
इस 5 की भी घात 5 हो गई। देखिए यहां पर ऋण 3 की घात क्या है, एक विषम संख्या है, और विषम संख्या रहे तो हमेशा परिणाम माइनस में ही आएगा। यदि इसकी घात कोई सम संख्या होती, ऋणात्मक संख्याओं की यदि घात सम संख्या रहेगी तो धन में उत्तर आएगा, यदि ऋणात्मक संख्या की घात विषम है तो ऋण में ही उत्तर आएगा। चलो देख लेते हैं, ऋण 3 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 3 हो गई 5 बटे 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। देखिए ऋण ऋण धन और धन ऋण ऋण, ऋण ऋण धन और धन ऋण ऋण, यानी पुनः ऋण ही आएगा, क्योंकि घात क्या थी, घात थी विषम संख्या। जब भी किसी ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या रहेगी तो परिणाम माइनस में ही आएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो 3 3 29 27 27 ऋण के ही आएगा, ऋण का आएगा 243 और 5 की घात 5 का परिणाम निकलेगा 55 25 25 5 125, इसका परिणाम आएगा 3125। गुणा करके देख लीजिए आप, ठीक है। यह हमने मान निकाला, घातों को संख्या के रूप में परिवर्तित किया। चलिए यहां पर कुछ घातांक है, जैसे 3/8 की घात 3, इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, यानी 3 की घात 3/8 की घात 3, यानी 3 गुणित 3 गुणित 3। 8 की घात 3 यानी 8 गुणित 8 गुणित 8। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 8 उठी 64 और 64 अठो 512। ये घातांक को हमने परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया। इसका विपरीत यदि पूछें परिमेय संकेत के रूप में व्यक्त करना है, जैसे 7/11 गुणित 7/11 गुणित 7/11 गुणित 7/11 गुणित 7/11, इसे घातीय संकेत के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे, 7/11, यानी 7/11 का 7/11 हम कितनी बार गुणा है, 1 2 3 4 5, यानी 7/11 की घात 5। ठीक है, यह घातीय संकेत के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अब इसका मान निकालना है, सरल सा सवाल है, देख लेते हैं इसे भी। 7/5 गुणित 3 गुणित 1/2 की घात 3। ठीक है, 7/5 गुणित 3 गुणित, इसका कोष्टक खोलते हैं तो 1 की घात 3 और 1 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1 की घात 3 यानी 1 गुणित 1 गुणित 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, कुल मिला के इसका हल कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, तो मैं सीधा 1 ही लिख देता हूं। ठीक है, 2 की घात 3, 2 की घात 3, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब रहेगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 2 की घात 3 के स्थान पर सीधा 8 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, अब कुछ कट रहा है क्या, 5 से कोई कट रहा है नहीं, 8 से किसी में भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो देखिए ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दीजिए। 7 तिया 21 और 21 से कम 21 बटे 5 8 40, ये हल हो गया। ये लीजिए अगला सवाल है, 4 की घात 2 ऋण 2 की घात 3
ऋण 1/3 की घात 3। ये सवाल बड़ा ही सरल है, लेकिन कंफ्यूजन में क्या करते हैं अधिकतर 4 में से 2 घटा देते हैं, जबकि ऐसा हम कर ही नहीं सकते। पहले इनको हल करना पड़ेगा। 4 की घात 2 यानी 4 गुणित 4, ऋण 2 की घात 3 यानी 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है। ऋण 1 की घात 3, 1 की घात 3 का मतलब 1 ही होगा। 3 की घात 3 या 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं बोडमास, जिसका मतलब एक पहेली है कि का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान, यानी पहले भाग करना चाहिए, भाग है ही नहीं यहाँ, फिर क्या करना चाहिए, गुण यानी गुणा कीजिए। ता पीछे धन ऋण कर यही विधि तू जान, यानी हमें हमेशा भाग करना चाहिए, पहले का को हल करना चाहिए, का यानी औक तो है ही नहीं, फिर भाग करना चाहिए, फिर गुणा करना चाहिए, यानी पहले गुणा कर। 4 चौक 16, ऋण 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। कोष्टक के अंदर है सारा मामला। 1/3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 16 धन के है, 8 ऋण के है। असमान चिन्ह हो तो चीजें घटती है, तो ये 16 में से 8 गए तो कितने बचे, 8 बचे। ऋण 1/27 और इसके बटे कुछ नहीं तो क्या है, 1 मान लो, हल कर लो। आधा असमान है तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 27 आएगा। 1 का भाग लगाइए 27 में, कब तक जाएगा, 27 बार में, यानी 8 का गुणा कर दीजिए 27 से। ऋण 1, 27 एक कम 27, 1 बार में जाएगा। ठीक है। और 8 का गुणा 27 में कर दीजिए, नहीं आ रहा तो 8 का पहाड़ा 7 बार बोलिए, 8 7 56, 56 के 6 हासिल का 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21। ऋण 1 एकम 1 बटे 27। 116 में से 1 गया तो 216 में से 1 गया तो 215 बटे 27। ये हल हो गया हमारा। क्या इसको छोटा कर सकते हैं क्या, नीचे 3 का भाग जाएगा, ऊपर 3 का भाग जाएगा कि नहीं, 2 और 1 होते 3, 3 और 5 8, यानी नहीं जाएगा। चलो यहीं तक ठीक है। ये हल हो गया हमारा प्रश्न। एक और उदाहरण देख लेते हैं, तीसरा। इसे भी हल करना है। 1/2 की घात 2 धन 2/3 की घात 3। 1/2 की घात 2 धन 2/3 की घात 3। चलो 1/2 की घात 2 यानी 1 की घात भी 2, और 1 की घात कितनी भी रहो हल तो एक ही रहेगा। 2 की घात 2 यानी 2 गुणित 2 यानी 2 दूनी 4 लिख दो सीधा, धन 2 की घात 3 यानी 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की घात 3 यानी 3 गुणित 3 गुणित 3 यानी 3 तिया 9 तिया 27। भाई हर समान नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम सामर्थ्य लेना पड़ेगा। 4 और 27 यानी दोनों का कोई संबंध नहीं है, तो इनका लघुत्तम क्या आएगा, 27 गुणित 4 यानी 4 सतो 28 के 8 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2, इनका एलसीएम आएगा 108। ठीक है। 1 गुणित 4 का भाग लगाइए 108 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 10 थे आए हमारे 8 बचे 2, हो जाएंगे 28, 4 4 सत्तो 28 धन 8। 27 का भाग लगाइए 108 में तो 4 बार में ही जाएगा। ठीक है। और 27 एकम 27 धन
8 चौक 32 बटे 108, दोनों ही धन के हैं तो जुड़ जाएंगे। 7 और 2 हो जाएंगे 9, और 2 और 3 हो जाएंगे आपके 5 बटे 108। ये हल हो गया हमारा प्रश्न। चलिए अब हम घातांक के कुछ नियम यानी सूत्र देख लेते हैं। जैसे पहला मैं दिखा रहा हूं, x की घात m गुणित x की घात n, यानी आधार समान रहे और दोनों के मध्य गुणा रहे तो घातें अक्सर यानी हमेशा ही जुड़ जाती है। ठीक है, आधार समान रहे दोनों के मध्य गुणा रहे तो घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2 की घात 5 गुणित 2 की घात 3, यहां पर आधार यानी बेस 2 है यानी समान है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, घातें जुड़ जाएगी, यानी 5 धन 3, कुल मिला के 2 की घात हो जाएगी 8। आ गया होगा सूत्र समझ में, यानी आधार समान रहे और दोनों के मध्य गुणा रहे तो घातें जुड़ती हैं। ऐसा ही दूसरा सूत्र है कि जब आधार समान रहे, आधार समान रहे परंतु इस बार दोनों के मध्य क्या रहे, भाग रहे, तब क्या होता है, तब घातें घट जाती हैं। ठीक है, यदि आधार समान है और दोनों के मध्य भाग है तो घातें घट जाएंगी। घटेगी किस में भाई, बड़ी घात में से छोटी घात घटेगी, यानी m बड़ा रहेगा तो उसमें से n घट जाएगा। यदि n बड़ा रहेगा तो उस स्थिति में ये 1 के बटे में चले जाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दो की घात 7 भागित 2 की घात 5, आधार समान है, दोनों के मध्य भाग का निशान है, तो आधार एक बार लिखा और घातें घट जाएंगी, यही नियम बोलता है हमारा। तो 7 में से 5 घटा दिया तो 2 की घात 7 में से 5 गया तो कितने बचे, 2, यानी 2 की घात 2, यानी 2 गुणित 2, यानी 2 दूनी 4। तीसरा नियम बोलता है यदि x की घात m है परंतु इसकी भी घात n है, यानी घात की भी घात है, तो भैया इन घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, यानी x की घात m है और इसकी भी घात यदि n है तो m और n का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2 की घात 3 है और इसकी भी घात 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 की घात इन दोनों घात का गुणा हो जाएगा, यानी 3 गुणित 2, यानी 2 की घात 3 दूनी 6 हो जाएगा। यह है घातांक का अगला नियम। चौथा है कि x की घात 0 रहे तो इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, कैसे 1 होता है, अब मान लो x 2 की घात 3 है और यहां भी 2 की घात 3 है, यानी 2 गुणित 2 गुणित 2 बटे 2 गुणित 2 गुणित 2, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, तो परिणाम क्या आया, 1। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर क्या बचा, 2 की घात 0 बचा और नीचे क्या बचा, नीचे भी 2 की घात 0 बचा। कुल मिला के 2 की घात 0 का मतलब क्या हुआ, 1 ही हुआ। ये है हमारा अगला
सूत्र। अगला महत्वपूर्ण सूत्र है, यदि x की घात ऋणात्मक रहे, यानी x की घात ऋण m है, तब क्या करना, हमें धनात्मक करने के लिए सिर्फ इसको 1 के बटे में लिख दो, यानी इसे भाग में पहुंचा तो x की घात क्या हो जाएगी, धन 1। ठीक है, ये था अगला महत्वपूर्ण सूत्र। पुनः एक बार सारे ये सूत्र लिख देता हूं, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि x की घात m रहे और दोनों के मध्य गुणा रहे, यानी आधार समान रहे और गुणा रहे, तो घातें हमेशा जुड़ जाती है। ठीक है, यदि x की घात m रहे और भाग रहे और x की घात n यानी आधार समान रहे, तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। तीसरा सूत्र है, x की घात m है और इसकी भी घात n है, तो घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगला है, यदि x की घात 0 है तो इसका अर्थ 0 नहीं होता, इसका अर्थ होता है 1। और अगला है, यदि x की घात ऋण m है तो इसे 1 के बटे में लिख दोगे तो x की घात धनात्मक हो जाएगी। यह 5 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है घातांक की दृष्टि से, और इन्हीं के आधार पर अधिकांशतः सवाल हल होंगे। प्रश्न है, सरल कीजिए। सरल कीजिए, सरल करने का मतलब यह नहीं कि कुछ भी कीजिए, सरल कीजिए ना, सरल तरीके से इसको हल कीजिए। प्रश्न है, 7/8 की पावर यानी घात 3 गुणित 7/8 की घात 2, उन्हीं सूत्रों के आधार पर करना है। तो देखिए, आधार समान है, 7/8 यहां भी है, 7/8 यहां भी है, और दोनों के मध्य गुणा है। तो याद आया कुछ सूत्र, आधार समान रहे और दोनों के मध्य गुणा रहे, तो सूत्र था हमारा x की घात m गुणित x की घात n, तो x की घात m धन n हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र लिख दिया। तो क्या होगा, आधार समान है तो 7/8 की घात क्या हो जाएगा, 3 धन 2, तो 7/8 की घात हो जाएगी 5। ये हल हो गया हमारा सवाल। और इसके आगे हल करना चाहें तो इसको खोल दीजिए साहब, यानी 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 बटे 8 की घात भी कितनी है, 5। यह 5 दोनों की घात है, यानी 7 की भी घात 5 है और 8 की भी घात 5 है। कुल मिला के 8 का 8 में कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 5 बार 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8, बस इनका गुणा कर दीजिए आप, तो आपका हल आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो आप पाएंगे उत्तर 16,807, और 8 गुणित 8 का रहेगा 32,768। ये मैंने गुणा करके देखा है। ठीक है, आप भी स्वयं गुणा कर ही लीजिए। अगला दूसरा प्रश्न देखें तो, ऋण 5/8 की घात 4 गुणित ऋण 5/8 की घात कुछ भी नहीं, यह प्रश्न है। अभी किया वही का वही है, आधार समान है, गुणे का निशान है, तो घातें जुड़ जाएंगी, परंतु यहां तो घात ही नहीं है। भाई, जहां घात कुछ भी नहीं हो तो वहां एक तो रहता ही है, यानी इसके घात कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो वही सूत्र रहेगा,
आधार समान है, गुणे का निशान है, तो घाते जुड़ जाएंगी। ये 4 और ये 1, यानी ऋण 5/8 की घात हो जाएगी 5, यानी ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5, और ऐसे ही नीचे रहेगा 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8। आप देखेंगे ऋण 5 की घात क्या थी? 5, जो कि एक विषम संख्या है। जब भी विषम संख्या किसी ऋणात्मक संख्या की घात रहे तो परिणाम हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। तो करिए साहब इनका गुणा। ऋण 5 गुणित ऋण 5 ऋण 5 गुणित ऋण 5, तो इनका गुणा आएगा 3125। ये मैंने करके देखा है, ऋण आएगा 3125, और 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 का परिणाम आएगा आपका 32,768। अभी किया था आपने 32,768। ठीक है, चलिए अगला एक भाग वाला देख लेते हैं। प्रश्न है ऋण 6 की घात 12 भागित ऋण 6 की घात 9। क्या देखते हैं? आधार समान है और दोनों के मध्य भाग का निशान है, तो घाते घटेंगी। तो ऋण 6 की घात 12 ऋण 9, तो क्या हो जाएगा? ऋण 6 की घात 12 में से 9 गए तो कितने बचे? 3, यानी ऋण 6 गुणित ऋण 6 गुणित ऋण 6। और यहां भी घातांक क्या है? विषम संख्या है। किसी भी ऋणात्मक संख्या की घातांक यदि विषम संख्या रहे तो परिणाम ऋणात्मक ही आएगा। छाई छाई 36 और 36 छंग की 216। यह रहा हमारा हल। अगला देख लीजिए 3 की घात 2 की घात 3/2 की घात 7 भागित 3/2 की घात 8। आधार समान है, दोनों के मध्य भाग का निशान है, तो सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र लगा है x की घात m भागित x की घात n, तो x की घात है m ऋण n। ठीक है, यानी आधार समान रहे तो घाते घट जाएगी जब उनके मध्य भाग का निशान रहे। तो क्या हो जाएगा? 3/2 की घात 7 ऋण 8, तो क्या हो जाएगा? 3/2, यानी 3/2 की घात क्या हो जाएगी? ऋण 1 हो जाएगी। और हम जानते हैं ऋण 1 को धनात्मक कैसे करते हैं? 1 के बटे में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3/2। कैसे किया? यदि x की घात ऋण m रहे तो इसको 1 के बटे में लिख दो, तो क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी घात। ये दूसरा सूत्र था, लेकिन इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर 3 2 के भाग में है तो 2 को ऊपर पहुंचा दो, यानी 2/3 कर दो। ठीक है, तो घात क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। क्या किया? 3/2 को ऐसे ही यदि 2/3 करते थे तो भी घात धनात्मक हो जाती, और घात कितनी है? 1 है, और 1 लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। चलिए एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। 2/3 की घात 3, और इसकी भी घात है साहब 3।
यानी घात के ऊपर घात। तो घात के ऊपर घात रहे तो कोई सूत्र याद है? बिल्कुल याद है। x की घात m रहे और इसकी भी घात n रहे तो घातों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो वही तो करना है, 2/3 की घात 3 की भी घात 3, 3 का गुणा कर दिया, यानी 2/3 की घात कितनी हो जाएगी? 3 तिया 9। और अब इसे आप हल कर लीजिए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितनी बार करना? 9 बार गुणा करना 2 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसे ही 3 का भी करना है, 3 गुणित 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 3। तो इनका परिणाम क्या आएगा? इसका आएगा 512 और 3 गुणित 3 का आएगा, 9 बार गुणा करेंगे तो 19,683। आप करके देख लेना, कुछ त्रुटि तो नहीं हो रही है। चलो एक सिंपल सा प्रश्न और देख लेते हैं। 23 की घात 49 भागित 23 की घात 49, आधार समान है, दोनों के मध्य भाग का निशान है, तो घातें घटेंगी। तो 23 की घात 49 ऋण 49, कुल मिला के 49 में से 49 गया तो कुछ भी नहीं बचा, यानी घात कितनी हो जाएगी? 0। और जब भी किसी की घात 0 रहे तो उसका मतलब क्या होता है? 1। कहाँ पढ़ा? सूत्र में पढ़ा। क्या कह रहा था सूत्र? 1 की घात यदि 0 है तो परिणाम 1 रहेगा, न कि 0। ऐसा ही अगला प्रश्न यदि देखूं, 19 की घात यदि 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है? 1। कहां से? 1 की घात 0 हमेशा 1 रहता है। ठीक है, ये सारे सवाल हमने उन सर्व समीकरणों यानी सूत्रों के आधार पर किया जो घातांक के नियम होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मान निकालिए। मान ज्ञात करो। किनके करना है? प्रश्न है 7 की घात ऋण 1। उत्तर तो सामने है, बस घात धनात्मक कर दीजिए। तो 1/7 लिख दो, घात धनात्मक हो जाएगी। कैसे? सूत्र पढ़ा था ना हमने, 1 की घात ऋण m रहे तो इसे 1/1 की घात m कर दो। उसी के आधार पर हमने ये किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3/5 की घात ऋण 3, वैसा का वैसा ही है। 3/5 है तो 5/3 कर दो, तो घात क्या हो जाएगी? धनात्मक। कैसे भाई? 1 के बटे में लिखेंगे ना तो मतलब तो वही हो जाएगा, जो हर में है वो अंश में चला जाएगा, जो अंश में है वो हर में चला जाएगा, तो घात क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। अब इसे हल कर सकते हैं हम। कैसे? 5 गुणित 5 गुणित 5 बटे 3 है, तो 3 गुणित 3 गुणित 3, 55 25 और 25 पंजा 125 बटे 3 तिया 9 तिया 27। ये हल हो गया। चलिए प्रश्न है 2/9 की घात ऋण 9 और प्रश्न ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक वाली परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना, यानी ये ऋण 9 को भगाना है कुल मिला के। तो क्या करें? 2/9 है तो 9/2 कर दो, और की घात कितनी हो जाएगी? 9। और किस आधार पे किया है? तो 1 की घात
एम रहे ऋणात्मक, तो इसको 1 के बटे में लिख देते हैं। ठीक है, वही किया है हमने यहाँ पर। तो 9 की घात 9 यानी 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 2 को भी भैया 9 बार गुणा कर दो। 2 गुणित 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 2 हो गए 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलिए अब आप इनका गुणा कर दीजिए। 9 का 9वां गुणा करेंगे तो 19,683 और 2 का आएगा 9 बार गुणा करेंगे तो 512। चलिए अगला प्रश्न है 2 की घात 3 भागित 2 की घात 5, ठीक है, गुणित 2 की घात ऋण 3। आधार समान रहे और दोनों के मध्य भाग का निशान रहे तो घातें घट जाएंगी। ठीक है, ये घटा दी और 2 की घात ऋण 3 है ही सही। किस सूत्र के आधार से सूत्र लिख देते हैं। x की घात m भागित x की घात n रहे तो x की घात m ऋण n हो जाता है। ठीक है, तो 2 की घात हो जाएगी, 3 में से 5 नहीं जा रहा है तो 5 में से 3 गए तो ऋण 2 बचेंगे, क्योंकि 5 का निशान क्या है, ऋण है, गुणित 2 की घात ऋण 3। घातों को धनात्मक करना है तो क्या करें, 1 बटे 2 की घात 2 गुणित 1 बटे 2 की घात 3। किस नियम से किया, तो 1 की घात यदि ऋण m रहे तो इसको 1 के बटे में लिख देंगे तो घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। बस इसे हल कर दीजिए। अब 1 बटे 2 गुणित 2 है ना, 2 की घात 3 है, 2 गुणित 2 गुणित 2, कुल मिला के है कितनी। यहां एक नियम और भी लगा सकते थे हम, आधार समान है और गुणे का निशान है तो घातें जुड़ जाएगी, कुल मिला के घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और इसका हल हमने निकाला था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 उत्तर आएगा आपका है। ठीक है, यहां पर भी हम सूत्र लगा सकते थे और 2 की घात 5 करके सीधा उत्तर लिख सकते थे। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अधिकतर सारे ही उन 5 नियमों के आधार से ही सवाल हल हो रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले, इसलिए आप इनको पकड़ के रखिए। 5 सूत्रों को अच्छी तरह समझिए, रटिए मत। यदि रटा है आपने तो कुछ ही समय के लिए आपकी मन मस्तिष्क में रहेगा, परंतु उसका प्रयोग करके आप उसे याद रखेंगे तो हमेशा काम भी आएगा। अब और महत्वपूर्ण सवाल है कि गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखिए, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। भाई गुणात्मक प्रतिलोम पहले हमने समझ लिए हैं, फिर भी बता देता हूं कि गुणात्मक प्रतिलोम उसी संख्या का जब गुणा करते हैं और परिणाम में हमें 1 प्राप्त होता है तो वह दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। कैसे, जैसे 5 है, इसमें किसका गुणा करें कि आपको हल 1 प्राप्त हो जाए, स्वाभाविक है 1/5 का।
5 से 5 कट जाएगा और उत्तर आपका 1 आएगा। ठीक है, तो इस 5 के लिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/5। ऐसे ही परिमेय संख्या को देख लेते, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या प्राप्त होगा? 3/2, क्योंकि इसे 3 से 3 और 2 से 2 कटेगा तभी 1 प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही हम घातांक में देख लेते हैं, जैसे 2 की पावर यानी घात ऋण 4, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हमेशा पहले घातांक जो भी होता है उसे धनात्मक बनाइए, तो धनात्मक बनाइए तो क्या हो जाएगा? 1/2 की घात 4 हो जाएगा। और वही नियम है गुणात्मक प्रतिलोम का, हर को अंश बना दे, अंश को हर बना दो, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/2 की घात 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या प्राप्त होगा? 2 की घात 4। ये हर था, इसको अंश बना दिया, और अंश को हर बना दो, और अंश क्या है? 1 है, और नीचे 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, 10 की घात ऋण 5 से घात को धनात्मक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 5 हो जाएगा, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या प्राप्त होगा? 10 की घात 5। अंश को हर, हर को अंश, और आपका गुणात्मक प्रतिलोम आपके समक्ष है। और उदाहरण देख लेते हैं, तीसरा है 7 की घात ऋण 2। ठीक है, इससे पहले घात धनात्मक बनाइए तो 7 की घात 2 हो जाएगा, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 7 की घात 2। ठीक है, कुल मिला के गुणात्मक प्रतिलोम में यदि घातांक के सवाल आए तो पहले उसे घात को धनात्मक बनाइए, तत्पश्चात हर को अंश और अंश को हर कर दीजिए, आपका गुणात्मक प्रतिलोम आपके समक्ष है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मान ज्ञात करना है किसका? 8 की घात ऋण 1 गुणित 5 की घात ऋण 3 बटे 2 की घात ऋण 4, इसका मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहले ये जो माइनस की घातें नजर आ रहे हैं ना, इसको धनात्मक बनाएंगे, तो 8 की घात ऋण 1 इसको नीचे ले जाएंगे तो 8 की घात धन 1 हो जाएगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और 5 की घात ऋण 3 है तो 5 की घात धन 3 हो जाएगी, और ऊपर कौन आ जाएगा? ऊपर ये चला जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगी। किस नियम से किया है मैंने? तो 1 की घात ऋण m रहे तो इसको 1 के बटे में लिख देते हैं, तो m क्या हो जाती है? घात धनात्मक हो जाती है। चलिए अब इसको हल कर ले लीजिए आप। 2 की घात 4 यानी 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 बटे 8। 8 को लिख दूं मैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, कैसे? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसी तरह से। और 5 गुणित 5 गुणित 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और क्या बचेगा ऊपर? सिर्फ 2 बचेगा, और नीचे 55 25 और 25 पंजे 125। ऐसा ही अगला सवाल है, 5 की घात ऋण 1 गुणित 2 की घात ऋण 1, कोष्टक बंद, ये बंद कर दिया साहब, गुणित 6 की घात ऋण 1। तो पहले ये जो घाते हैं ना, इनको धनात्मक बनाएं तो क्या हो जाएगा? 1/5 की घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 की घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है, गुणित 6 की घात ऋण 1 है तो इसको 1/6 की घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और इनका गुणा कर दो आप। 5 दूनी 10 और 10 छंकी 60, ये उत्तर प्राप्त हो गया आपका।
घातांक का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है 5 की घात m भागित 5 की घात ऋण 3 बराबर 5 की घात 5 और m का मान हमें ज्ञात करना है। तो इनके मध्य भाग का निशान है, तो भैया 5 की घात m बटे 5 की घात ऋण 3 बराबर 5 की घात 5। आधार समान रहे, भाग का निशान रहे तो क्या बोलता है नियम, घटा दो। तो 5 की घात m ऋण, और इसका ऋण है ही से ऋण 3 बराबर 5 की घात 5। तो 5 की घात m ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन 3 बराबर 5 की घात 5। अब यहां ध्यान से देखना, 5 के बराबर 5 है, आधार यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यह 5 इसके बराबर है, इसलिए ये घातें भी तो बराबर रहेगी, यानी m धन 3 बराबर 5 क्यों रहेगा, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो m का मान आ जाएगा 5, 3 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। तो m का मान आया 5 में से 3 गए तो 2, ये आपका m का मान आ गया। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल मिला के हमने देखा कि घातांक के नियम बहुत महत्वपूर्ण है, और वो नियम दोबारा मैं बता रहा हूं, यदि x की घात m गुणित x की घात n रहे, यानी आधार समान रहे और गुणे का निशान रहे, तो x की घात m धन n हो जाएगा। दूसरा था x की घात m भागित x की घात n, यानी आधार समान रहे और भाग का निशान रहे, तो x की घात m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, x की घात m तो है, लेकिन इसकी भी घात n है, यानी घात के ऊपर घात है, तो घातों का गुणा हो जाएगा। चौथा था x की घात यदि ऋण m है तो इसको 1 के बटे में लिख दो, तो m क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और x की घात यदि 0 है तो इसका मतलब 1 होगा। यह पांचों ही सूत्र घातांक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि घातांक काफी हद तक अब आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।